हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने दूसरे कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो को बनाने में ना बहुत एफर्ट्स लगते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, ऑल्सो लाइक भी करना और आप शेयर भी करना ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये पार्ट जो है पढ़ पाए। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हमारा कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये जो है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI ने इशू किया था। इसका मतलब क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि गाइडलाइंस और डिटरमाइनिंग एंड रिपोर्टिंग द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। जो CS2 है उसका पर्पस ये है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन देता है, गाइडलाइंस देता है, ताकि आप कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, कितना सामान वो एक बारी में प्रोड्यूस कर सकती है, वो पता लगा पाए। ठीक है, या फिर एक बार में आप किस हिसाब से अपनी सर्विस डिलीवर कर सकते हैं वो पता लगा पाए। टू इंश्योर एक्यूरेट एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ताकि आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस तरीके से एलोकेट करें कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो सके, ज्यादा से ज्यादा उनका फायदा उठाया जा सके। एलोकेशन का मतलब होता है उनका इस्तेमाल करना या फिर उनको यूज करना। ठीक है, तो आई रिपीट कि CS2 हमें कुछ रूल्स देता है कि आप इस तरीके को फॉलो करो और आपको पता चलेगा कि अगर आप रिसोर्सेज को इस पर्टिकुलर फॉर्म में डालते हैं तो आपकी जो कंपनी है वो कितना प्रोडक्शन एक बारी में कर सकती है। ठीक है, इट इज अ मेथड ऑफ रिपोर्टिंग द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो इसका यही है कि प्रिंसिपल्स को स्टैंडर्डाइज करो और मेथड को डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, अपने जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसका ये है कि अपने प्रिंसिपल्स को इस तरीके से स्टैंडर्डाइज कर दिया, एक फिक्स रूल बना दिया और मेथड बना दिए कि आप इस तरीके से अपनी कंपनी की जो कैपेसिटी है वो निकाल सकते हैं। होता है ना कि अब हम सपोज मैथ का ही कोई सम होता है, उसको सॉल्व करने का अगर हमारे पास एक फिक्स रूल हो जाता है तो हम कितनी आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर रूल ही नहीं पता होगा तो निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव ने रूल्स दिए थे CS2 ने कि आप इस तरीके को अपनाइए और आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। सेकेंड पार्ट इसका था कि इट इंश्योर द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन कैपेसिटी आर एक्यूरेटली मेजर्ड फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन। ये जो रूल है वो ये इंश्योर करता है कि जब हम अपनी प्रोडक्शन और ऑपरेशन कैपेसिटीज निकालते हैं तो ये पता लगा सके कि हमने सही निकाली है या नहीं निकाली। ठीक है, अगर सही निकाली है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्स को प्लान करेंगे और डिसीजन मेकिंग लेंगे। अब देखो, इसको ना हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक पेन बनाने की फैक्ट्री है। अब वो चाहते हैं कि एक महीने में हम 1 लाख पेन्स बनाएं। अब 1 लाख पेन्स बनाने का उन्होंने फैसला तो कर लिया, लेकिन एक्चुअल में जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी कैपेसिटी 50,000 पेन बनाने की ही है। तो वो क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से एलोकेट करेंगे, इस तरीके से उनका इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो नई प्लांट लगाएं, नई मशीनरी लगाएं, नए लेबर लगाएं। इस तरीके से करेंगे कि धीरे धीरे करके उनका जो रिसोर्स प्लानिंग है वो इस तरीके से पहुंच जाएगा कि वो 1 लाख पेन बनाने लगेंगे। तो कैसे पता चला इन सब चीजों के बारे में? सबसे पहले तो हमने अपनी कैपेसिटी देखी, उसके बाद हमने क्या करा, अपने रिसोर्सेज को प्लान किया और फिर डिसीजन मेकिंग किया। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके स्कोप क्या है। ये जो ऑब्जेक्टिव है कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। ये सभी इंडस्ट्रीज जो कि कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड बनाती है, मेंटेन करती है, वहां काम आता है। दूसरा, जो भी इंडस्ट्रीज अपनी कॉस्ट स्टेटमेंट में अलग अलग तरीके के कॉस्ट के साथ डील करते हैं, जैसे कि फिक्स कॉस्ट, ओवरहेड, एक्सपेंसेस, इन सब के साथ डील करती है, वहां ये काम आता है। साथ ही साथ कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस में जो कंपनी एंगेज है, फिर चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो सभी एंटिटीज इस स्टैंडर्ड को यूज करती है, क्योंकि अपनी कैपेसिटी निकालना तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है की डेफिनेशंस। अब देखो, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेफिनेशंस नहीं समझ पाओगे तो आगे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। कैपेसिटी क्या होता है ये आपको पता है। कैपेसिटी मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी अचीव्ड यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो सामान हमारे पास है उससे हम कितना मैक्सिमम आउटपुट, मतलब कितना सामान बना सकते हैं। आउटपुट इज लाइक जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, कितना सामान हम बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वो होती है कैपेसिटी। फिर आता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है विच द प्लांट और इक्विपमेंट इज डिजाइन्ड एंड इंस्टॉल्ड। कि अब हमने कहा था ना कि हम चाहते हैं कि हमने क्या कर रखा है, अपनी मशीन्स, लेबर वगैरह कुछ इस तरीके से लगा रखी है कि जो पेन मेकिंग इंडस्ट्री है ना, कि उसकी कैपेसिटी क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के वो दिन के जो है 1 लाख, सॉरी महीने के जो है 1 लाख पेन्स बना ले, ये उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। लेकिन अवेलेबल कैपेसिटी जितना की वो बिना किसी इंटरप्शन के बना सकता है। अब उसकी कुछ मशीन सपोज खराब है, वो काम नहीं कर रही है, तो अवेलेबल कैपेसिटी जितना वो अवेलेबल से बना सकता है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो उसकी 1 लाख की है, लेकिन कुछ कारणवश वो बना कितनी पा रहा है, फिलहाल वो 70,000 बना पा रहा है, तो वो उसकी अवेलेबल कैपेसिटी है। ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी
जो एक नॉर्मल अचीवेबल कैपेसिटी होती है कि भाई हम बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाले 80-90 हज़ार तो महीने का बना ही लेते हैं बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, तो वो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है। और एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अब सपोज डिमांड सप्लाई की वजह से हमें ज्यादा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज ऐड कर देंगे या कुछ ओवर टाइम कर लेंगे, ठीक है, या डबल शिफ्ट लगा लेंगे। तो अगर सपोज हम 1 लाख के बजाय किसी दिन किसी महीने 1,20,000 बना दे, तो वो होती है एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कि हमने अपनी कैपेसिटी को पूरी तरीके से यूज करा तो हम 20,000 फालतू बना पाए। आई रिपीट, कैपेसिटी क्या होती है कि आप कितना बना पा रहे हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कितने बनाने की क्षमता आपने अपनी फैक्ट्री में रखी हुई है। अवेलेबल कैपेसिटी, उस क्षमता में से कितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल, कितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जब आप पूरी तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे अच्छे से, तो आप क्या अचीव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी कितने तरह की होती है, मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से बताया था। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी डिजाइन फॉर द फैकल्टी। थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, देखो अब सपोज एक मशीन है, तो उसमें लिखा आता है कि भाई जो मिक्सर ग्राइंडर, उसमें लिखा आता है कि आप जो है इसको 15 मिनट तक नॉन स्टॉप चला सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट बाद क्या होगा, वो हीटअप हो जाएगी। लेकिन डिटरमाइंड बाय इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ये मैन्युफैक्चरर ने कहा है कि आप उसको 15 मिनट कंटिन्यू चला सकते हैं। लेकिन सपोज अगर आपका मिक्सर जो है 10 मिनट बाद ही फुल टू हीट हो जाए, तो आपको उसे बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या होगी कि अब 10 मिनट बाद ही उसको बंद करना पड़ा, वो होगी उसकी अवेलेबल कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ना कई बार अलग अलग फैक्टर्स की वजह से रिड्यूस हो जाती है, जैसे कि मेंटेनेंस शटडाउन, कि आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ मशीन जो भी फिलहाल बंद करनी पड़ रही है, रिपेयर चल रहा है उसमें, या फिर रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी कंस्ट्रेंट्स, कुछ दिक्कतें आ गई है। सीजनल एनवायरमेंट लिमिटेशन होता है, कई बार कुछ सीजन ऐसे होते हैं कि लेबर ना कम मिलती है, जैसे कि सर्दी में या फिर फेस्टिवल्स का जो सीजन होता है, उसमें जो लेबर होती है, हमारे जो वेरिएबल फैक्टर होता है, वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे इंस्टॉल्ड और अवेलेबल कैपेसिटी के बीच में अंतर। नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी एक्सपेक्टेड अंडर एवरेज ऑपरेशंस कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। हम हमेशा से जो है नॉर्मल कैपेसिटी का इतना सामान तो चाहे कुछ भी हो जाए हम बना ही लेंगे, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे फेस्टिवल टाइम हो, चाहे लेबर कम हो, चाहे ज्यादा हो, कि इतना फिक्स तो हम बना ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहता ना कि पेन मेकिंग इंडस्ट्री जो है वो 1 लाख का टारगेट लेके चल रही है, लेकिन वो क्या कहती है कि भाई हम चाहे कुछ भी हो, हम 80,000 तो बना ही लेते हैं। ये जो होता है एक्सक्लूड करता है एबनॉर्मल शटडाउन्स को, अनयूजुअल ऑपरेशन कंडीशंस को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी अचीव ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, जितना हमने एक पर्टिकुलर पीरियड में कैपेसिटी को अचीव किया है, लाइक एक महीने में हमने टारगेट रखा था 1 लाख का, लेकिन हमने बना लिया 90,000, तो हमारा एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। और ये जो होता है इन्फ्लुएंस भी हो सकता है कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई चेन इशूज की वजह से। सप्लाई ज्यादा होगी तो हम कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, ठीक है, डिमांड ज्यादा होगी तो। और अगर हमें सप्लाई कम करनी है तो हम बोल देंगे भाई थोड़ा आराम आराम से काम करो, कम सामान बनाओ। तो ये सब चीजें जो होती है ऊपर नीचे होती रहती है इंडस्ट्रीज में। फिर मेन आता है कि हमारे प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग कैपेसिटी। अब हमने ये बोला था कि CS2 जो होता है रूल्स प्रोवाइड करता है कि कैसे आपको कैपेसिटी निकालनी है। अब क्या रूल होते हैं वो, सबसे पहले वो कहता है कंसिस्टेंसी, कि आप कितना सामान बना रहे हैं, कितना नहीं बना रहे, टाइम टू टाइम उसको कंसिस्टेंटली जो है डाटा को प्रेजेंट करो, ताकि ये पता लगा पाए कि एक्चुअल में एवरेज कितने का निकल कर आता है। अब देखो, मुझे ये पता लगाना है कि हफ्ते में हमने कितने कितने का सामान बेचा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड चाहिए ना, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, मंडे से लेकर संडे तक का सेल का रिकॉर्ड मिलेगा, तभी जाकर तो पता चलेगा ना एवरेज कितना है 7 दिनों का। फिर वो कहता है डॉक्यूमेंटेशन, कि मेथड एंड अजम्पशन यूज्ड इन डिटरमाइनिंग कैपेसिटी मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड फॉर ट्रांसपेरेंसी, कि जो हम मेथड यूज कर रहे हैं ना अपनी कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, या फिर हम उसमें कोई अजम्पशन लगा रहे हैं, कोई अनुमान लगा रहे हैं, तो वो लिखो आप, और उसको उसमें ट्रांसपेरेंसी रखो। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अंदाजा लगाया और लिख दिया, नहीं, उसे पता ही नहीं लगा पाएंगे हम कि आपने ये लागत जो लगाई है किस वजह से लगाई है। तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फैक्टर्स को किसको याद रखना है, फैक्टर्स टू कंसीडर, कुछ फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है कि इक्विपमेंट एंड मशीनरी स्पेसिफिकेशंस, आपकी मशीनरी, आपके इक्विपमेंट किस प्रकार के हैं वो लिखना है। ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर और मटेरियल, अगर आप कुछ ना कुछ ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स को झेल रहे हैं कि भाई आपकी लेबर नहीं आ रही है या मटेरियल की शॉर्टेज चल रही है, तो आप उसके बारे में भी जो है मेंशन करिए, उसको ध्यान में रखिए जब आप कैपेसिटी निकाले। तो टेक्नोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर, कई बार क्या होता है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है, शिफ्ट हो रही होती है, तो भी हमें दिक्कत होती है। ठीक है, लाइक टेक्नोलॉजी चेंजेस, लाइक पहले हम क्या करते थे, मोस्टली चीज ना प्लास्टिक की चीजों में पैक होकर आती थी, और धीरे धीरे क्या हो गया, टेट्रा पैक आने लग गए, तो वहां पर जो है हमारे प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी में बदलाव आएगा तो आपकी कैपेसिटी में भी बदलाव आएगा। फिर आता है एडजस्टमेंट फॉर इंटरप्शंस, अगर आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में कुछ दिक्कत है,
तो आप अवेलेबल कैपेसिटी की तरफ जाना चाहोगे, मतलब आप अपनी कैपेसिटी को, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को इस तरीके से सेटअप करोगे कि आपकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वही अवेलेबल कैपेसिटी बन जाए। ठीक है, हम चाहते हैं क्या है कि भाई अगर मैंने अपने मशीन्स को इस तरीके की मशीन्स खरीद रखे कि वो महीने के 1 लाख पेन बनाए, तो मैं ये चाहूंगी कि उसकी अवेलेबल कैपेसिटी भी इतनी हो, बिना किसी खराबी के, बिना किसी रुकावट के। फिर वो कहता है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज आपको अपने कैपेसिटी के डॉक्यूमेंट्स बनाते वक्त डिस्क्लोज करनी है। सबसे पहला, बेसिस एंड मेथड्स यूज फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस टाइप ऑफ कैपेसिटी, कि आप कौन से जो है रूल्स यूज कर रहे हैं कैपेसिटी को निकाल